चलिए आप मत बारह क्यों क्यों पॉलिटिक्स देख रहे थे लास्ट प्रेसिडेंट चालू करना आर्टिकल 51 तक हो गया था। बोले थे कि थोड़ा सा फोटो कॉपी करके भेजेंगे करके, मतलब व्हाट्सएप में तो अभी तक भेजी नहीं हूँ। मैं आपको कल लिख के दिया था, भेज दूंगा उसको। अभी कॉलेज बंद हो गया, कॉलेज बंद हो गया इधर। 1 घंटा फिर मैथ्स बता दोगे एक आध? हाँ पॉलिटी के बाद 1 घंटा मैथ्स भी कर लेते हैं। 7:30 बोल के पौने 8 तो ही जाता है, पौने 8। 1 घंटा फिर मैथ्स बता दूंगा, स्टार्ट कर दूंगा मैथ्स बाद में। 4-5 लोग और आते हैं ना, जीएस के लिए आते हैं लोग। चलिए, प्रेसिडेंट में लाइन से आर्टिकल में बता रहा था। पहले कुछ आर्टिकल्स लिख लीजिए, ठीक है, पहले पेज में। और एक मिनट वो पेज छोड़ना, कितने पेज छोड़ोगे? शेड्यूल और उसको लिखने ना, एक पेज में शेड्यूल और एक पेज में फंडामेंटल ड्यूटीज लिखने के लिए ना 2 पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। एक पेज है वो, और भेज दो। ये जियो का नेटवर्क सभी में काम नहीं कर रहा है, बस मेरे में काम नहीं कर रहा है सर, अच्छा नहीं कर रहा। अब लाइन से आर्टिकल्स बता रहा हूं, लिखते जाइए। पावर प्रेसिडेंट पब्लिक राष्ट्रपति लिखना बोला देखना। लिख चुके हो? हाँ, इसीलिए देख रहा हूँ। लिख चुके हो? फिर से लिखो, दोनों याद हो जाएगा क्या। 52 में प्रेसिडेंट है, 53 में राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। सर क्या बोले? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। बिना कुछ दिखाई नहीं दिया। 54 में लिखिए, 54 में जैसे 54 जैसे चुनाव करके याद किए थे, चुनाव लिखना, चुनाव इलेक्शन। जैसे 54 जैसे चुनाव इलेक्शन। प से 55 में क्या था? प से 55, प से पद्धति। 55 में लिखिए पद्धति। सर पद्धति के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पद्धति को एक सेकंड, चुनाव पद्धति। बता रहा हूँ, लिखिए आगे। 56 में कार्यकाल था, टेन्योर। 57 लिखिए री इलेक्शन, पुनर्निर्वाचन।
मैनर बोलते हैं पद्धति को, ठीक है। 55 में लिखिए मैनर, मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन 55 में लिखिएगा 55। सर 57 में पूर्ण निर्वाचन के बाद क्या बोले? री इलेक्शन, 58 योग्यता क्वालिफिकेशन, 59 शर्तें कंडीशंस। पिछले बार 6 महीने का चला था ट्रीटमेंट, इस बार 1 साल हो जाएगा मेरे को। है नी? बताऊंगा बाद में, 1 साल के लिए इस बार योग्यता शर्तें हुए 59 में शर्तें लिखे, 60 में लिखे शपथ ओथ, सिक्सटी वन में लिखिए महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये होता है 61 तक, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा 72, 72 क्षमादान की शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां, क्षमादान की शक्तियां। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पार्डनिंग पावर बोलते हैं, ठीक है, पार्डनिंग पावर। अब जिस पेज में आर्टिकल लिखे हो ना उस पेज को छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए नेक्स्ट पेज। जैसे जैसे आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अब ये प्रेसिडेंट से संबंधित है, आगे चल के इमरजेंसी भी पढ़ोगे। इमरजेंसी का क्वेश्चन पूछा भी था 352, मंडी में पूछा था 352, ठीक है। तो ये इमरजेंसी का पार्ट आएगा, उसमें प्रेसिडेंट का रोल रहेगा, तो वहाँ पे फिर से हम लोग लिख लेंगे आर्टिकल्स को, ठीक। अब देखिए प्रेसिडेंट के बारे में बहुत सारी चीज बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ, अभी सिर्फ नोट्स बना रहा हूँ, ठीक है। उसके आगे फिर कंटिन्यू करेंगे, तो समझाने वाला काम पहले कर चुका हूँ। अब लिखते जाइए, पहला आर्टिकल 52, उसमें लिखिए सर आर्टिकल, अब इसको भी 2-3 बार बताना पड़ेगा, बताओ एक ही बार में बोल रहा हूँ, नंबर 52 बोला। अटेंशन पूरा यहाँ रखिए, ठीक है, तो दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल 52 उसमें लिखिए प्रेसिडेंट भारत का फर्स्ट सिटीजन होता है, प्रथम नागरिक, ठीक है। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, कमांडर। संसद का अंग होता है, तीसरा संसद का अंग होता है, ठीक है। पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक, पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक। यहीं पे बताया था कि ना कि माना जाता है, अंग होता है ना कि माना जाता है, तो ब्रैकेट में लिखे हैं ना कि माना जाता है।
आगे पॉइंट देखिए। अब संसद जहां पे बोलूं वहां पार्लियामेंट समझ जाना, ठीक है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन मतलब सेशन का उद्घाटन करता है, ठीक। अब अगर पूछे राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52 बताइएगा, ठीक है। आर्टिकल 52 में एज इट इज क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ, देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पद लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर्टिकल 52 इज इक्वल टू करके लिखिएगा, आर्टिकल 52 इज इक्वल टू there shall be a president of India, there shall be a president of India, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक। अब आर्टिकल्स तो मैंने लाइन से वहां पे बता दिए, लेकिन अब पढ़ेंगे तो लाइन से आर्टिकल्स नहीं देखेंगे, सीधा लिखिए 58, आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 क्या था, क्वालिफिकेशन था, है ना, योग्यता, लिखिए उसमें। पहला, भारत का नागरिक हो, सिटीजन है, भारत का नागरिक हो, सिटीजन। ब्रैकेट में लिख लेना, जरूरी नहीं जन्म से हो, ठीक है, नॉट नेसेसरीली फ्रॉम बर्थ, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड लिखिए, मिनिमम 35 इयर्स एज, मिनिमम 35 इयर्स एज, और ब्रैकेट में लिखिएगा मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है। अब ये फूड इंस्पेक्टर में भी आएगा ना, पिछले फूड इंस्पेक्टर इतिहास से 15 पूछा था, संविधान से 12 पूछा था, 27 मार्क्स एक कवर करे, बाकी ज्योग्राफी 5-6 मार्क्स का पूछा, ठीक है। साइंस ज़्यादा नहीं पूछा था, 7-8 मार्क्स का साइंस पूछा था। अब साइंस मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब हो जाता है, लेकिन एक पॉलिटी हिस्ट्री का काफ़ी वेटेज है, तो इसको अच्छे से करना फूड इंस्पेक्टर है, ठीक है। और थर्ड लिखिए, लोकसभा का सदस्य मतलब मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अब ब्रैकेट में लिखना, जरूरी नहीं कि लोकसभा का मेंबर हो, है ना, सदस्य हो, जरूरी नहीं कि लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है। चौथा लिखिए, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब यहीं पे मैं बता दिया था, फिर से समझा रहा हूं कि लाभ के पद को कहीं पे एक्सप्लेन किया है क्या, बोले सिर्फ कहीं एक्सप्लेन नहीं किया संविधान में कि क्या होगा, ठीक है। मतलब कौन कौन से पद लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं, ये अलग से कहीं मेंशन नहीं है कि ये अकाउंटेंट का पोस्ट, ये ऑडिटर का पद, ठीक है। ये सारे पोस्ट
लाभ के पद में आएंगे ऐसा कहीं मेंशन नहीं, लेकिन क्या नहीं आएंगे वो दे दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है बस सिंपली ये बता दिया है कि शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर एनी स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटी मतलब नगरीय निकाय हो गया, ठीक है, ये अपना जो नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर निगम, ये सब, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का राज्य सरकार की नौकरियां, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यूनियन गवर्नमेंट हो गया मतलब केंद्र सरकार की नौकरियां, रेलवे हो गई। तो ऐसे कुल मिला के क्या होता है, लॉ का पद एक प्रकार से समझ लो सरकारी नौकरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप सरकार से बेनिफिट ले रहे हो ना, सैलरी ले रहे हो, तो वो आपका क्या आ जाता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अलग से ये पोस्ट ऐसे मेंशन नहीं है। तो लिखिए ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख लीजिए सरकारी नौकरी, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब। अब उसी के नीचे और ब्रैकेट में लिखना आर्टिकल 58 में लिखा है कि आर्टिकल 58 में लिखा है कि आ जाइए आर्टिकल 58 में लिखा है कि ये तो यहाँ पे आ जाओ, इधर जगह है, इधर सामने पर जगह है। आर्टिकल 58 में लिखा है कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हो गया, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति हो गया, गवर्नर मतलब राज्यपाल। और लिखना सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री लाभ के पद पर नहीं आते। लाभ के पद पर नहीं आते, ठीक है। इन लोगों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसीडर नहीं किया जाता। ये लोग को ज्यादा लाभ रहता है, लाभ ही लाभ है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं बोलूं कि कोई सांसद है जो मंत्री नहीं है, खाली सांसद है, ठीक है, सांसद है या विधायक है, तो वो लाभ के पद पर माना जाएगा। हाँ, उसको पद त्यागना होगा, ठीक है, तब वो इलेक्शन लड़ेगा। सांसद जैसे है, ठीक है, लेकिन वही सांसद मंत्री हो, कुछ विभाग मिला है, कोई भी रेल मंत्री हो गया, रोड मंत्री, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है, शिक्षा मंत्री हो गए, ठीक, तो वो मंत्री के पद पर है तो उसको नहीं माना जाएगा लाभ के पद। भले से ही बोले लाभ के पद पर ही इन लोग को ज्यादा ही लाभ हो रहा है, लेकिन लाभ के पद पर नहीं माना जाता। एक उदाहरण भी ये दिया था जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद जी, ठीक है, ये बिहार के राज्यपाल थे, ठीक है, तो पहले त्याग पत्र दिए, उसके बाद क्या बोलना चाहिए, इलेक्शन के लिए खड़े हुए, ठीक है, तो उनको त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। अब वो मालूम था नहीं मालूम था पता नहीं, लेकिन उनको हालांकि बहुमत भी मिलना था, बहुमत प्राप्त था, पहले से कंफर्म था कि वो बीजेपी कहीं जीतेगा, ठीक है, तो जीतना तय था, लेकिन फिर भी उनको त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं थी, ठीक। क्यों? क्योंकि ये ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में नहीं माना था। लेकिन अगर वो कोई सांसद रहते और मंत्री पद पे नहीं रहते, सांसद रहते और मंत्री पद पे नहीं रहते थे, तब उनको लड़ने के लिए इस्तीफा देना पड़ता। क्यों? क्योंकि चौथा क्वालिफिकेशन क्या बोलता है कि शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन वही प्रेसिडेंट है, फिर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं देना पड़ेगा त्याग पत्र, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, नहीं देना पड़ेगा त्याग पत्र, ठीक, क्लियर। ये बात को लिखिए नीचे स्टार मार्क्स डालते हैं। सांसद, सांसद मतलब एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, सांसद को चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देना होगा। सांसद को चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखना इसी के नीचे, सांसद जो मंत्री हो, सांसद जो मंत्री हो उसे इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है। अब सांसद मतलब लोकसभा के सांसद, राज्यसभा का भी सांसद। ये आर्टिकल 58, ये आर्टिकल 58 से अगर क्वेश्चन बने ना तो इतने ही बनेंगे, ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। आर्टिकल 58 से क्वेश्चन है तो प्रेसिडेंट पद बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे लिखिए 54 में चुनाव था, चुनाव मतलब इलेक्शन, या लिखिए 54 में क्या है, पहले उसका हेडिंग लिख लीजिए, चुनाव, इलेक्शन, या फिर निर्वाचक मंडल लिखिए, निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरेट कॉलेजियम। सर कौन सा आर्टिकल बोलेंगे? 54 ठीक है। निर्वाचक मंडल, कॉलेजियम, इलेक्टोरेट कॉलेजियम, निर्वाचक मंडल, ठीक है। मतलब इलेक्टोरेट कॉलेजियम मतलब क्या, निर्वाचक मंडल मतलब क्या, कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, ठीक है। तो पहला लिखिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड मेंबर, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा लिखना, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा लिखना, राज्यों के मतलब स्टेट्स के विधानसभा ऑब्लिक लेजिस्लेटिव असेंबली। जहां पे ऑब्लिक करके बोलो ना तो हिंदी वाले भी इंग्लिश को लिख लीजिएगा, ठीक है, टर्मिनोलॉजी सीखते जाओ। विधानसभा लेजिस्लेटिव, हाँ वही बोलो, इसलिए बता रहा हूँ, ऑब्लिक लिख के तो आपको टर्मिनोलॉजी भी सीखते जाओगे धीरे धीरे। विधानसभा ऑब्लिक लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य। चौथा लिखिए, दिल्ली एंड पुदुचेरी, दिल्ली एंड पुदुचेरी, पहले पौंडीचेरी था, नाम पुदुचेरी हो गया ना। दिल्ली एंड पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये हुआ, इतना समझ आया, मतलब कौन कौन पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। पहला तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर, दूसरा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, तीसरा राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, चौथा दिल्ली और पुदुचेरी। ये क्या केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए अलग से लिखा है, ये यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी। इतने सारे यूनियन टेरिटरीज में केवल 2 यूनियन टेरिटरीज में उसकी खुद की विधानसभा है, ठीक है, एक दिल्ली में और पुदुचेरी में। तो यहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कहीं पे भी नॉमिनेटेड मेंबर आया क्या, नहीं, नॉमिनेटेड मतलब नामित सदस्य, ठीक है, ये नहीं है, ब्रैकेट में लिख लेना, नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, नामित सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते, नामित सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेते।
नामित सदस्य मतलब क्या, लोकसभा में 2 लोगों को एंग्लो इंडियन चुनता है राष्ट्रपति, ठीक है, एंग्लो इंडियन लोगों को चुनता है, 2 लोगों को नॉमिनेट करता है। अगर उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो, ठीक है, 2 लोगों को चुनता है ना। और राज्यसभा में 12 लोग को अलग अलग विशेष क्षेत्र से आते हैं, अलग अलग फील्ड से आते हैं, उनको चुनता है, ठीक है। मतलब 245 में से 233 लोग इलेक्ट होके आते हैं और 12 लोगों को नॉमिनेट होके भेजा जाता है, ठीक है। विधानसभा में एक एक सीट्स राज्यपाल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चुन सके। जैसे छत्तीसगढ़ में 91 सीट्स है विधानसभा, ये भी पूछा था क्या मेरे उसमें पूछा था, हाँ एग्जाम में अपने शिफ्ट में पूछा था, जो 4.5 से 6.5 दिला हुआ 5 और 6 तारीख को, उसमें कितने इलेक्टेड पूछा था। हालांकि 91 तो ऑप्शन में था ही नहीं, इलेक्टेड पूछा था, इलेक्टेड मतलब निर्वाचित विधायक कितने चुने जाते हैं, तो 90 था ऑप्शन में, 90 80 60 ऐसा था, 90 पूछा जाता था, ठीक है, तो काफी आसान था प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीट 90 नहीं है, 91 है, लेकिन 90 निर्वाचित होकर आते हैं, एक राज्यपाल नियुक्त कर सकता है, ठीक है, एंग्लो इंडियन। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आते हैं, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर चाहे राज्यपाल द्वारा हो चाहे प्रेसिडेंट द्वारा हो, ये इनको निर्वाचन में भाग लेने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अच्छा, अभी खैर लोकसभा में एक चीज डिस्कस करेंगे। मैं बोला था एंग्लो इंडियन वोट दे सकता है, नहीं दे सकता, उस दिन बताया था दे सकता ना भाई। एंग्लो इंडियन अगर निर्वाचित होकर आएगा तो दे सकता, मैं क्या बोल रहा हूँ नॉमिनेटेड नहीं देगा। भले ही एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन एंग्लो इंडियन नहीं दे सकता, ऐसा नहीं, नॉमिनेटेड। जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था डेरेक ओब्रायन, किसका भाई, केविन ओब्रायन का भाई, एलन का एक प्लेयर था, सेंचुरी मारा, डेरेक ओब्रायन, एक है वेस्ट बंगाल से चुनाव में भाग लिया था 2012 में, ठीक, जीत गया था, तो वहाँ क्या सांसद था वो, ठीक है, वेस्ट बंगाल से सांसद था एंग्लो इंडियन, वो तो इलेक्ट होके आया ना, तो इलेक्टेड वाले को तो मिलता है मौका, नॉमिनेटेड थोड़ी ना आया था, इलेक्टेड आया था, ठीक है। तो ऐसे केस में वो चुनाव लड़ सकता है, ठीक, नॉमिनेट थोड़ी ना हुआ, तो जीत क्या है, ठीक है, तो ऐसे में हकदार होगा चुनाव लड़ने। अच्छा, 545 होते हैं लोकसभा में, 543 इलेक्टेड रहते हैं, 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है, ठीक है। सपोज ये डेरेक ओब्रायन चुन के आ गया, या सपोज 2 लोग कोई एंग्लो इंडियन चुन के आ गए, 543 सीट्स में भी एंग्लो इंडियन हो गए, तो बचे 2 में अब एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों पता है? वो एंग्लो नॉमिनेट करने का क्यों सिस्टम है? पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं हो, तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव एंग्लो इंडियन का नहीं हो तो उसमें नॉमिनेट करने की बात कही गई है, ठीक है। जब संविधान बन रहा था संविधान सभा, तो एंग्लो इंडियन भी थे, ठीक है, मतलब माता वो क्रॉस ब्रीड वाले, ठीक है, भारत और क्रॉस ब्रीड वाले, तो एंग्लो इंडियन के भी हितों का संरक्षण करना था, उनको भी मौका देना था, तो अगर चुन के नहीं आते तो उनको नॉमिनेट किया जाएगा, ये बोला था। प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव अगर नहीं है तो उनको मौका दिया जाएगा लोकसभा में बैठने का, ठीक है, लोकसभा के मेंबर बनने का, तो नॉमिनेट करना। अब पहले से चुन के आ गए तो उनका तो रिप्रेजेंटेटिव हो गया ना, 2 लोगों को चुना जाना था, तो इसलिए फिर नहीं माना जाता। खैर आगे लोकसभा में देखेंगे, लोकसभा पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में भी हुआ है क्या सर? कोई नहीं हुआ? एक एंग्लो इंडियन है ना, एक है। अभी वर्तमान में कौन है पता नहीं, कौन आइडिया है? कवासी लगा। ठीक है, इतना क्लियर। एक सीट रहता है, एक सीट कौन है? आर्टिकल 55 लिखिए नेक्स्ट। निर्वाचन पद्धति, मैनर ऑफ इलेक्शन। इसमें लेना इंग्लिश में सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, हिंदी में लिखना एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त पद्धति। गुप्त पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम में भी लिखिए ना, उसके आगे लिखना सीक्रेट, ठीक है, ब्रैकेट में डालना सीक्रेट। वोटिंग सीक्रेट रूप से होता है, ऐसे खुला नहीं होता, ओपन नहीं होता।
खुला वोटिंग नहीं होता। निर्वाचन पद्धति अब मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुका था कि कैसे जैसे चार प्रायोरिटी बेसिस पे हम लोग को वोट देना होता है। मतलब ऐसा नहीं कि 4 लोग खड़े तो मैं सिर्फ इसी को चुन रहा हूँ, ऐसे नहीं। आपको तीनों को, चारों को चुनना है, प्राथमिकता देना है कि अगर ये जीता तो ठीक है, इसको नहीं तो इसको, इसको नहीं तो इसको, इसको नहीं तो इसको, ऐसा करो। फिर जो लास्ट आता है, लास्ट उसको भगा देते हैं, फिर उसमें देखते हैं उसमें सेकंड प्रायोरिटी किसको दिया था, से वोट ट्रांसफर हो जाता है। वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम है। और एक निश्चित अनुपात चाहिए होता है 50% से ज्यादा, वहां तक पहुंचते तक ये प्रक्रिया जारी रखते हैं कि एक को हटाया 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 हटाया, लास्ट में जो बचा हो, लास्ट मैन स्टैंडिंग वाला प्रोसेस रहता है। ठीक है, हो गया निर्वाचन पद्धति। इसी में और क्या बात, जैसे मैं बताया था कि जैसे मैं 35 साल का हो गया सपोज, ठीक है, 35 साल का हो गया, प्रज्ञा की एग्जाम्पल दिए थे, प्रज्ञा 35 साल की हो गई, बूढ़ी हो गई, बाल पक गया, ठीक है। और क्या भारत की नागरिक भी है, ठीक। लोकसभा का सदस्य बनने की क्वालिफिकेशन भी रखती है, ठीक है। 25 साल है तो 35 साल है तो 25 साल भी हो गई होगी, ठीक। और कोई मान के सरकारी नौकरी नहीं लगा है कोई, ठीक है, तो चुनाव लड़ सकती कि नहीं लड़ सकती? नहीं लड़ सकती जब तक उसके पास 50 अनुमोदक और प्रस्तावक ना, ये बात बताया था। तो उनको 50 प्रस्तावक की जरूरत होगी, 50 अनुमोदक की जरूरत होगी, ठीक है। लिखिए आगे। फिफ्टी प्रस्तावक प्रोपोजल बोलते हैं, 50 प्रस्तावक, सर इसी में लिखना है ना, 50 प्रस्तावक प्रोपोजल और 50 अनुमोदक सेकेंडर। ठीक है, लोगों का भी कोई क्राइटेरिया है प्रस्तावक का? बताओ। प्रस्तावक और अनुमोदक क्या है? वही हो सकते हैं जो चुनाव लड़, ऐसा नहीं कि मैं प्रेसिडेंट चुनाव लड़ रही आसपास भाई कोचिंग का तो अपना सपोर्ट है, इन्हीं 50 लोग को लेके चल दिए, नहीं योगेश सर अब प्रेसिडेंट ऐसा नहीं। 50 अनुमोदक और प्रस्तावक कौन? जो चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखिए नीचे पॉइंट। ये वही लोग हो सकते हैं जो इलेक्टेड कॉलेजियम में आते हैं, मतलब निर्वाचक मंडल में आते हैं, ये वही लोग हो सकते हैं जो निर्वाचक मंडल में आते हैं, ठीक है, इलेक्टेड कॉलेजियम में आते हैं। नीचे ब्रैकेट में डाल के ये लिख लेना, वाइस प्रेसिडेंट के लिए 20-20, ठीक है, 20-20 जैसे इसमें 50-50 लगता है ना, वैसे वहाँ 20-20 लगता है। ये बोल दिया नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसी में। देखिए 1974 तक क्या सिस्टम था, एक ही प्रस्तावक एक ही अनुमोदक चाहिए था, मतलब 2 लोग आप सपोर्ट में ला लो, कोई यहीं के ही विधायक अगर हो गए 2 सपोर्ट में ला लिए तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए सब क्या नामांकन भर देते।
अब जिसको फिर एक वोट भी नहीं पड़ा सबके लास्ट प्रायोरिटी में आगे, उसमें क्या है खर्चा बढ़ जाता है, प्रोसेस बढ़ जाता है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, इतने सारे लोग लंबा चौड़ा लिस्ट रहेगा। तो ये देखा जा रहा था 1974 तक यही सिस्टम अपनाए थे, कोई भी मुंह उठा के खड़ा हो जा रहा था प्रेसिडेंट पद के लिए। तो फिर क्या ये 50-50 अनिवार्य कर दिए। तो जब वो नामांकन पत्र भरते हैं ना, पार्षद के लिए भी तो रहता है ना, नामांकन पत्र भरना रहता है, तो उसमें 50 संशोधक और 50 प्रस्तावक प्रोपोजर और सेकेंडर का साइन चाहिए रहता है। और साथ में 15,000 रुपये जमानत राशि की व्यवस्था की गई, मतलब 15,000 रुपये जमानत राशि मतलब कौशन मनी। अगर इतना वोट नहीं मिला पर्टिकुलर, मतलब तुम मजाक ले नहीं खड़े हो, ठीक है, इतना वोट नहीं मिला तो तुम्हारा पैसा क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कौशन मनी, ठीक है। और मिल जाता तो वापस हो जाता है पैसा, और नहीं मिलता तो जब्त हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करना होता है। उसी आगे लिखना, ये सब आर्टिकल 55 में चल रहा है। 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करना पड़ता है, जमानत राशि कौशन मनी। आगे लिखना उसी में ही, अगर वैलिड वोट का 1/6 वोट नहीं मिलता, अगर वैलिड वोट का 1/6 वोट नहीं मिलता तो 15,000 रुपये जब्त हो जाएगा। 15,000 रुपये जब्त हो जाएगा। ₹15,000 क्या हो जाएगा, जब्त हो जाएगा, ठीक है। जमानत राशि जब 15,000 रुपये, अब किसके पास जाएगा, कौन रखेगा पैसा, कौन रखेगा पैसा 15,000 रुपये, क्या भाई जब उड़ा दिया ऐसा नहीं, ठीक है। आरबीआई में चले जाता है पैसा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पैसा आरबीआई में चले जाता है, लिख लो पैसा आरबीआई को चले जाता है, आरबीआई में जमा हो जाता है। ऐसा नहीं कि जो जीत गया वो पैसा सबके लेके उड़ा दिया, ऐसा नहीं, आरबीआई में जमा होता है। इसी में आगे लिखना, ये वो इसमें आगे लिखना वोट वैल्यू जो रहता है ना एमपी का, एमएलए का, वो कैसे निकालते देखिए। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए ऑब्लिक विधायक का वोट वैल्यू, एमएलए ऑब्लिक विधायक का वोट वैल्यू इज इक्वल टू उस राज्य का टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस राज्य का टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय उस राज्य में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एलए लेजिस्लेटिव असेंबली, उस राज्य में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, उस राज्य में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ एलए, ये हुआ। फिर वो वोट क्या वैल्यू बहुत ज्यादा आने लग जाता है, लाखों हजारों में आने लग जाता है, ठीक है, हजारों में, तो उसको 1000 से डिवाइड करते हैं या 1/1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही चीज है, नहीं समझे। जैसे मैं 10 को 10 से डिवाइड करूं तो भी एक आएगा आंसर, और 10 को 1/10 से मल्टीप्लाई करो तो भी एक वही आंसर आएगा, ठीक। तो कभी ऐसे घुमा के पूछ दे तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। इनटू आगे लिखना, इनटू 1/1000, इनटू 1/1000, इनटू 1/1000। सीजी का वोट वैल्यू पता था छत्तीसगढ़ के बैंकों का मत मूल्य कितना बता था, 108 था क्या, 208 तो उसका सही है, ठीक है। सीजी का वोट वैल्यू 108 था।
राजस्थान और छत्तीसगढ़ का सेम है। यूपी का 229 सबसे हाईएस्ट हुआ था। हाँ यूपी का ये सबसे देख लेता हूँ, 108 होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का 129 है वोट वैल्यू लिखिए, छत्तीसगढ़ का 129। छत्तीसगढ़ के एमएलए का वोट वैल्यू 129। 129 129। तो ये एक एमएलए का वोट है कितना, 129। ठीक, अब इंटू 90 करोगे तो टोटल छत्तीसगढ़ का वोट वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, तो उतना मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए, और नहीं याद है अगर वहाँ पूछ दिया जाए तो 90 इंटू कर लेना। ठीक है, 11,610 आएगा। ठीक, और पॉपुलेशन कितना, 2,55,45 76 4,976 जो भी था वो उस टाइम का पॉपुलेशन था। 1971 की जनगणना के हिसाब से कैलकुलेट करते बता दें, पॉपुलेशन जो है वर्तमान पॉपुलेशन नहीं, कब 1971 का पॉपुलेशन। अब ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए किए कि देखो जनसंख्या ऐसी पहले से बढ़ा हुआ है। ठीक, अब और अगर बढ़ाएंगे तो अच्छी बात नहीं ना देश की अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक, हम दो हमारे दो ना करके हम दो हमारे 10 कर रहे हो। तो इसमें क्या है, ये देखा गया कि जो साउथ इंडियन की पॉपुलेशन थे, साउथ इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो कंपैरेटिवली कम बढ़ रहा था नॉर्थ इंडिया के पॉपुलेशन से। नॉर्थ इंडिया यूपी बिहार में पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन बढ़ी रहा है, और साउथ इंडिया वाले बढ़िया कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बढ़ रहा है लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा कम स्तर से। जैसे वहाँ 10% में बढ़ जा रहा है तो यहाँ 2% 3% ऐसे। तो यहाँ के विधायक का तो वोट वैल्यू कम हो जाएगा, पॉपुलेशन के हिसाब से हो रहा है ना। सपोज अगर मैं 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 करूँ कितना आएगा, 1000 आएगा, 1000 आएगा, सपोज ऐसे मान लो। ठीक है, 1000 आएगा। अब पॉपुलेशन समझ लो 2 लाख हो गया। ठीक है, पॉपुलेशन 2 लाख हो गया। यूपी का पॉपुलेशन समझ लो 1 लाख से 2 लाख हो गया। अब 2 लाख डिवाइड बाई 10 करूँ तो सीधा वोट वैल्यू 10 से 20 हो जाएगा, तो बढ़ेगा। और कोई पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहा है 1 लाख से 1,10,000 हुआ तो उसका तो वोट वैल्यू सिर्फ 11 रह गया। तो एक तो बेचारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, और ऊपर से उनका वोट वैल्यू, उनको तो नुकसान हो गया। तो इस कारण क्या किया गया, 1971 को बेस मान लिया गया, बोला कि यहाँ तक कहीं पॉपुलेशन काउंट करेंगे। और ये कब तक चलेगा, 2026 तक ऐसे चलेगा। 2026 तक 1971 का ही पॉपुलेशन बेस माना जाएगा। तो 1971 में छत्तीसगढ़ का पॉपुलेशन, छत्तीसगढ़ वाले रीजन का पॉपुलेशन था 1,16,37,494, इतना पॉपुलेशन था। ठीक है, तो 2,55,00,000 बना नहीं, 1,16,00,000। ठीक है, अभी देखते हैं अभी 2000 जब भी अब सेंसस होगा, जनगणना होगा तो क्या रिजल्ट आता है। लॉकडाउन की स्थिति में संख्या कम हुई कि बढ़ी देखा जाएगा। ठीक है, 10 करोड़। लिखिए इसमें स्टार मार्क डाल के, बेस ईयर ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का आधार वर्ष, बेस ईयर ऑफ द पॉपुलेशन, जनसंख्या का आधार वर्ष 1971 है। 1971 2026 तक यही रहेगा, 2026 तक यही रहेगा। तक यही रहेगा। ठीक, और नीचे लिखना 1 CGMLA इज इक्वल टू 1 CGMLA इज इक्वल टू 1
आरजे एमएलए मतलब राजस्थान का एमएलए इज इक्वल टू 129। दोनों का सेम है, पूछा जा सकता है कभी भी। सर आरजे एमएलए के बाद क्या बोले? इज इक्वल टू 129। सॉरी। अब नेक्स्ट लिखिए, एक सांसद का वोट वैल्यू, सांसद मतलब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद का वोट वैल्यू इज इक्वल टू ना सभी राज्यों के विधायकों का टोटल वोट वैल्यू, सभी राज्यों के विधायकों का टोटल वोट वैल्यू डिवाइडेड बाई लोकसभा प्लस राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, कुल निर्वाचित सदस्य उसी में ब्रैकेट में लिखना 543 प्लस 233 इज इक्वल टू 776। 543 प्लस 233 इज इक्वल टू 776, 776। ये भैया इतना देखिए तो एक बार 2 मिनट में।